अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। देवता कहानी की अपडेट ये है कि इस वक्त तक 26% देवता मुकम्मल हो चुकी है। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स इस कहानी को जारी रखने के लिए मेरे लिए मोटिवेशन है। इसलिए हर एपिसोड पर लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो चलते हैं सोचनगर के शहजादे फरहाद अली तैमूर की कहानी की तरफ। बाद में पता चला ड्राइवर और उसके दोनों साथी एक जगह ट्रक को रोकने के बाद एक बार में शराब पीने गए थे। वहां से वापस नहीं आए। किसी ने तीनों को हलाक कर दिया था। हलाक करने वाला एक नहीं था, वो कई थे। उन्होंने हमारे ड्राइवर और क्लीनरों की जगह ले ली थी। ऐसा करने वाले कौन थे, बॉस और उसके आदमियों को मालूम नहीं हो सकता था। एक बात का यकीन था, वो अजनबी दुश्मन के मुतल्लिक नहीं जानते थे। उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कोई इस ट्रक के खुफिया खाने में गहरी नींद सो रहा है। वो किसी और मकसद से ट्रक लेकर फरार हुए थे। अजीब सिचुएशन थी। मैं आराम से सो रहा था और किसी नामालूम खतरे से दो चार होने वाला था। पोमी ने जनाब शेख अल फारज से टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम किया, उन्हें मेरे हालात बताए। उन्होंने कहा शीबा तनवीमी नींद से बेदार हो चुकी है, मैं उसे फरहाद के पास भेजता हूँ। 2 मिनट के बाद ही मेरी आंख खुल गई। शीबा ने सोच के जरिए मुखातिब किया था, फरहाद उठो, आंखें खोलो, खतरा है। वो मुझे उठने और आंखें खोलने के लिए ना कहती, तब भी पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही दिमाग बेदार हो जाता। मैंने पूछा क्या बात है। उसने मुख्तसर तौर पर बताया, यह ट्रक अगवा किया गया है और जिस ड्राइवर से तुम्हारा राब्ता था वो कहीं गुम हो गया है। मैंने ड्राइवर के लबो लहजे को याद किया, फिर उसके दिमाग में पहुंचने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज की, लेकिन वापस आ गया। उसका दिमागी वजूद खत्म हो चुका था। तस्दीक हो गई कि ड्राइवर और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया है। शीबा ने परेशान होकर पूछा, यह कैसे मालूम होगा कि ट्रक किसके कब्जे में है। मैंने सरहाने रखे हुए ट्रांसमीटर को उठाकर सब्ज बटन दबाया। ड्राइवर ने कहा था इस ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम हो सकता है। अगरचे वो दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन ट्रक पर जिन लोगों ने कब्जा किया था उन्होंने ड्राइवर की दूसरी चीज़ों पर भी कब्जा किया होगा, उनमें ट्रांसमीटर भी होगा और इस वक्त ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हो रहा होगा। लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था, कोई ट्रांसमीटर को हाथ नहीं लगा रहा था। शीबा ने कहा, फरहाद देर ना करो, एक ही रास्ता है, चीखना शुरू कर दो। इस खुफिया खाने की आहनी दीवारों पर हाथ मारो, उन्हें आवाज दो। वो दुरुस्त कह रही थी। जो करना था अभी कर गुजरना था। हमारी बातों के दौरान कहीं दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वो आवाज करीब आ गई। इससे पहले कि मैं खुफिया खाने की आहनी दीवारों पर हाथ मारता, चीखता चिल्लाता, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। ट्रक की आहनी दीवारों पर वो गोलियां मुसलसल बज रही थीं, यानी हेलीकॉप्टर से फायरिंग की जा रही थी। ट्रक में जो लोग थे वो भी जवाबी फायरिंग कर रहे थे। मैंने यके बाद दीगरे 2 आदमियों की चीखने और ट्रक पर से गिरने की आवाज़ सुनी। ये नई उफ्ताद आ पड़ी थी। मेरे लिए खतरा बढ़ गया था। अगर हेलीकॉप्टर से फायरिंग के अलावा बमबारी की जाती, हैंड ग्रेनेड वगैरह फेंके जाते, तो इसका असर मेरे खुफिया खाने पर होता, या फिर पहिए ब्रस्ट हो जाते और ट्रक बहक कर कहीं से कहीं जा पहुंचता, शायद किसी गहरी खाई में गिर पड़ता। मैंने यकबारगी चीखना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आया। मैं पहली बार इतनी बेबसी से चीख रहा था। हालांकि मैं इसके खुफिया दरवाजे को खोल सकता था। मेरे सरहाने ही एक ऐसा बटन था जिसके दबाते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगता। लेकिन ट्रक तेज रफ्तारी से भाग रहा था। ऐसे में मैं दरवाज़ा खुलते ही नीचे गिर सकता था। तेज रफ्तारी के बायस किसी पहिए के नीचे आ सकता था और अब तो फायरिंग की वजह से और खतरा बढ़ गया था। दोनों तरफ से फायरिंग के दौरान जरा सा वक्फा हुआ। मेरी चीख की आवाज़ दूसरी तरफ साफ तौर पर सुनी गई। किसी ने किसी से कहा, यह आवाज़ कैसी आ रही है, कोई चीख रहा है। एक और शख्स ने कहा, यह आवाज़ हमारी गाड़ी से सुनाई दे रही है। 2 आदमियों ने अपनी जुबान खोली। मैं और शीबा एक एक के दिमाग में पहुंच गए। शीबा हजारों मील दूर थी, मैं एक जगह कैद था। 2 आदमियों का दिमाग खुलते ही हम खुली फिजा में पहुंच गए। उनके जरिए वहां का मंजर देखने लगे। इस ट्रक से कुछ फासले पर एक हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था। परवाज का अंदाज बता रहा था कि वो ट्रक से फायरिंग करने वालों की जद से जरा दूर रहकर उनका रास्ता रोक रहे, मगर ट्रक वाले रुकना नहीं चाहते थे, जिसके नतीजे में वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही थी। मैं जिसके दिमाग में था उसके जरिए मालूम किया ट्रक ड्राइव करने वाले का नाम क्या है। फिर मैंने उसे मुखातिब किया, एंड्रयू गाड़ी रोको, हमें सिर्फ हेलीकॉप्टर वालों की तरफ से नहीं, इस ट्रक के अंदर छुपे हुए किसी शख्स से भी खतरा है। एंड्रयू ने गुस्से से पूछा, तुम लोग ट्रक के पिछले हिस्से में क्या कर रहे हो? कोई छुपा हुआ है तो उसे तलाश करो, यह ट्रक नहीं रुकेगा। अब वो कैसे ना रुकता, जबकि मैं एंड्रयू के दिमाग में पहुंच चुका था। उसने बेख्तियार ब्रेक लगाए। ट्रक एक झटके से रुका। ऊपर बैठकर फायरिंग करने वाले अचानक झटके से रुकते ही लुढ़कते हुए ट्रक से नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने वालों में एक तो फायरिंग से हलाक हो गया, दूसरा जख्मी हुआ था।
मगर वो अपने जख्मों को भूलकर ट्रक के निचले हिस्से की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो निचला हिस्सा दरवाजे की सूरत में खुल रहा था और मैं उस दरवाजानुमा हिस्से पर लेटा हुआ नीचे पहुंच गया। फिर मैंने करवट लेते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हेलो, ये फायरिंग क्यों हो रही है? वह शदीद हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मैंने उसके मुंह पर एक हाथ जमाया, फिर उसकी स्टेन गन छीन कर कहा, तुम अजीब अहमक हो, ना दुश्मनों से लड़ते हो, ना मेरी बात का जवाब देते हो, भागो यहां से। वो एकदम से घबरा कर बोला, मैं यहां से निकल नहीं सकता, फायरिंग हो रही है। नहीं निकलोगे तो मैं फायर करूंगा। तुम लोग कौन हो? हम मुआवजे पर काम करते हैं। हमें अब पता चला कि इतना भारी मुआवजा क्यों दिया जा रहा था। जो हमसे काम ले रहा है वो जानता था कि इस ट्रक के खुफिया खाने में तुम मौजूद हो। कौन तुमसे काम ले रहा है ये हम नहीं जानते, मगर हमें बहुत बड़ी रकम दी गई है। इसके लिए तो हम जान की बाजी लगा रहे हैं। अब ना बाजी रहेगी ना जान। मुझसे गलती हुई, मुझे मुआफ कर दो। यह हथियार तुम्हारे हाथ में होता तो मुआफ ना करते। चलो ये बताओ, मौत को सामने देखकर जिंदगी कैसी लग रही है? बहुत कीमती, बहुत अहम लग रही है। मरने को जी नहीं चाहता। फिर मुझसे दुश्मनी क्यों की? जबकि मुझसे दुश्मनी थी ना दोस्ती। क्या अमरीकी डॉलर इतना कीमती होता है कि इंसान को चींटियों से भी कमतर समझकर मसल डाला जाता है? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो। मौत को सामने देखकर अकल आ गई। आइंदा कभी किसी की जान नहीं लूंगा, यह धंधा ही छोड़ दूंगा। क्या तौबा करते हो और वादा करते हो कि एक शरीफ इंसान की तरह जिंदगी गुजारोगे? उसने दोनों हाथों से कानों को पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, तौबा करता हूं, कभी किसी की जिंदगी से नहीं खेलूंगा। एक अच्छे शहरी की तरह जिंदगी गुजारूंगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूं और तुम्हें जिंदगी लौटाता हूं। ये लो अपना हथियार। हम दोनों ट्रक के नीचे कुछ फासले पर बैठे हुए थे। बाहर गोलियां चल रही थीं। मैंने हथियार उसके सामने फेंक दिया। उसने बेयकीनी से मुझे देखा, इसी तरह देखते देखते, और धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए हथियार को उठा लिया। उसने स्टेन गन का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। अगर तुम उनसे कहो कि हथियारों में कमी कर दें तो वो कभी नहीं करेंगे। मेरे पास तो एक हथियार है। तुम कहोगे मैं इसे छोड़ दूं, इसे इस्तेमाल ना करूं, तो ये सरासर हमाकत है। ये होते ही इस्तेमाल करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए तुम मेरे सामने हो। मैंने कहा इसे उधर इस्तेमाल होना चाहिए जिधर फायरिंग हो रही है। मैं तो अमन और सलामती की बात कर रहा हूं। उसने हंसते हुए कहा, हथियार हमेशा उधर इस्तेमाल होते हैं जहां अमन और सलामती की बातें होती हैं। क्या तुम मुझे हलाक करना चाहते हो? जिसने हमें भारी मुआवजा दिया है उसने तुम्हें हलाक करने से मना किया है। हम तुम्हें जिंदा सलामत वहां ले जाएंगे। अगर तुमने इनकार किया तो अपाहिज बना देंगे। तुम ये नहीं जानते कि किसने तुम्हें मुआवजा दिया है, लेकिन ये जानते हो कि मुझे कहां पहुंचाना है। हम ये भी नहीं जानते हमारे दरमियान एक शख्स ऐसा है जिसने ये सौदा किया है। उसने हमसे साफ साफ कह दिया है कि हम सिर्फ अपने मुआवजे से काम रखें, उससे कोई सवाल न करें। हमें तो ये भी नहीं बताया गया था कि इस ट्रक के किसी हिस्से में तुम छुपे हुए हो। मैंने उसके दिमाग से चुपचाप उस शख्स का नाम मालूम किया जो उनसे सौदा करने के बाद मुझे उनकी मदद से कहीं ले जाना चाहता था। उसका असल नाम क्या होगा ये भी शायद उसने नहीं बताया होगा, मगर ये किराए के टट्टू उसे मिस्टर आर्नी कहते थे। अब उस आर्नी नाम के शख्स तक पहुंचने का यही तरीका था कि अपने सामने बैठे हुए शख्स के जरिए उसे मुखातिब करूं। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। वो ट्रक के नीचे से रेंगता हुआ आर्नी को आवाजें देता हुआ बाहर निकल गया। कहने लगा, मिस्टर आर्नी, यहां ट्रक के नीचे एक शख्स छुपा हुआ है। आर्नी की आवाज सुनाई दी, बेवकूफ के बच्चे, तुम ट्रक से बाहर क्यों निकल आए? उसकी आवाज सुनते ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की, लेकिन उसके दिमाग तक ना पहुंच सका। उसने फौरन ही सांस रोक ली, फिर कहका लगाते हुए कहा, अच्छा मिस्टर फरहाद, तुम ट्रक के नीचे से ऊपर मेरे दिमाग में आना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में हसरत रह जाएगी। जहां हो वहीं रहो। हम तुम्हें बड़े आराम से मास्टर की तक पहुंचा देंगे। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने फिर सांस रोककर कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे दिमाग में। बात अधूरी रह गई। अचानक उसके हलक से कराह निकली। उसके दिमाग का दरवाजा खुल गया। उस आखिरी लम्हे में पता चला कि हेलीकॉप्टर से आने वाली गोली उसके सर में पेवस्त हो गई थी। यानी एक गोली ने मेरे लिए दरवाजा खोला था, मगर मैं कुछ कह ना सका। कुछ कहने से पहले उसका दम निकल चुका था। वो ट्रक के ऊपरी हिस्से से लुढ़क कर जमीन पर आकर चारों शाने चित हो गया था। उसके मरते ही ट्रक ड्राइवर एंड्रयू की आवाज सुनाई दी। उसने चीख कर कहा, ये तो खत्म हो चुका है, अब हमारा क्या होगा? फौरन यहां से भाग चलो। भागने के लिए सिर्फ 2 आदमी रह गए थे। एक वो जो मुझसे स्टेन गन लेकर गया था और दूसरा एंड्रयू। वो दोनों ट्रक छोड़कर एक तरफ दौड़ते जा रहे थे। जब वो दौड़ते हुए दूर निकल गए तो मैंने स्टेन गन वाले की जुबान से कहा, एंड्रयू रुक जाओ। उसने दौड़ते हुए कहा, हमाकत न करो, रुकना खतरे से खाली नहीं। वो हेलीकॉप्टर वाले हमारे पीछे आएंगे। अचानक स्टेन गन से फायरिंग हुई। एंड्रयू दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसे गोली लगी थी। उसने हैरानी से अपने साथी को देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? वो जो ट्रक के नीचे छुपा हुआ था उसने मुझसे यह हथियार लिया था, बाद में वापस कर दिया।
मैंने उसे कहा था हथियार इस्तेमाल करने के लिए होता है और उस पर इस्तेमाल किया जाता है जो सामने हो और तुम सामने हो। हथियार तो एंड्रयू के हाथ में भी था और उसके सामने वो स्टेन गन वाला था। फिर वो दोनों एक दूसरे पर फायर कैसे ना करते, जबकि मेरी मर्जी यही थी। मैं ऐसे लोगों को मुआफ करने वाला नहीं था जो हथियार को इस्तेमाल करना लाजमी समझते हैं। ऐसे लोगों की नज़रों में इंसानी जानों की कीमत नहीं होती। मैं उनकी जिंदगी की कीमत का अंदाजा क्यों करता। उन्होंने मेरी मर्जी के मुताबिक एक दूसरे पर फायरिंग की। इसके बाद सन्नाटा छा गया। अब मेरी ख्याल ख्वानी के लिए वहां कोई दिमाग नहीं रह गया था। हेलीकॉप्टर की आवाज करीब आ रही थी और वो नीचे उतर रहा था। मैं जमीन पर लुढ़कता हुआ ट्रक के दूसरी तरफ चला गया ताकि हेलीकॉप्टर की फायरिंग से महफूज रह सकूं। मैंने ट्रक की आड़ से देखा, वो हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर चुका था। पंखा आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करता हुआ थम रहा था। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए रेड पावर के बॉस को उस हेलीकॉप्टर का नंबर और उसका निशान बताया। फिर पूछा, क्या इसमें तुम्हारे आदमी हैं? बॉस ने चौंक कर कहा, यह तो लेडी जरीना का हेलीकॉप्टर है। उसे हमसे भला क्या दुश्मनी हो सकती है? ये लेडी जरीना कौन है? एक तुर्की फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसके बुजुर्गों ने इस्तांबुल से यहाँ आकर बरसों पहले नॉर्थ वैली में बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा खरीदा था। वहां उनका बहुत बड़ा फार्म है। वह मीलों दूर तक फैले हुए फार्म की तनहा मालिक है। मैं उसके मुतल्लिक ज्यादा नहीं जानता। उसका खास हेलीकॉप्टर कई बार मेरी नजरों के सामने से गुजरा। इस तरह मैंने उसके मुतल्लिक यही थोड़ी सी मालूमात हासिल की हैं। वैसे सुना है वो एक अजीबोगरीब खातून है। ये तो मालूम हो गया होगा कि उसमें अजीबोगरीब होने वाली क्या बात है। मैंने कभी तवज्जो नहीं दी और ना ही ऐसी कोई ज़रूरत पेश आई। अब उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करना ही होंगी। उससे राब्ता कायम करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं अभी पूछता हूँ कि वो हमारे रास्ते में क्यों आ रही है। मैं ज़्यादा देर ख्याल ख्वानी न कर सका। हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतर गया था लेकिन वह फायरिंग नहीं कर रहे थे। मेरी तवक्को के खिलाफ एक ने सफ़ेद रुमाल हिलाया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था। सफ़ेद रुमाल लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था, यानी सुलह की झंडी दिखा रहा था। मैं ट्रक के पीछे से निकल आया। उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोहतात अंदाज में बढ़ने लगा। उसने दूर ही से कहा, मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, अगर इस ट्रक के खुफिया खाने में छुप कर आए हो तो हमें तुम्हारी ही ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत क्यों है? पहले ये बताओ, क्या तुम वही हो? मैं ही इस ट्रक के खुफिया खाने में छुप कर आया हूँ। फिर दोस्त बन जाओ और हमारे साथ चलो। अगर मैं इनकार कर दूं तो हम जबरन ले जाएंगे। ट्रक के आसपास पड़ी हुई लाशों को देखो और अंदाज़ा करो हमारे पास कितने खतरनाक हथियार हैं। मैंने नागवारी से पूछा, मुझे धमकी दे रहे हो? दोस्त बनकर नहीं चलोगे तो यह धमकी है और हमें धमकी पर अमल करना आता है। मैंने उसे सर से पांव तक देखते हुए पूछा, मुझे कहाँ ले जाओगे? हम लेडी जरीना के खादिम हैं, तुम्हें उनके फार्म में ले जाएंगे। तुम्हारी लेडी मुझसे क्या चाहती है ये वही जानती होगी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि जो शख्स 7 पर्दों में छुपा रहता है वो बहुत अहम होता है। और हमने देख लिया, तुम बड़ी कामयाबी से खुफिया खाने में छुप कर आ रहे थे। तुम्हारी अहमियत किस नौयत की है ये हम नहीं जानते। शायद हमारी लेडी जानती हो। क्या हमारे साथ दोस्ताना अंदाज में चलोगे? फिलहाल यही रास्ता था। मैं उसके साथ चलता हुआ हेलीकॉप्टर के पास आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर पिछली सीट पर 2 शख्स बैठे हुए थे। मैं दरमियानी सीट पर बैठ गया। मेरे पास वही सफ़ेद रुमाल वाला था। मैंने पीछे हटकर 2 अजनबियों को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, हेलो। रुमाल वाले ने हेलीकॉप्टर के दरवाजे को बंद करते हुए कहा, यहाँ से हमारी मालका के फार्म तक कोई तुम्हारी जुबान ना समझेगा ना बोलेगा। मालका के पास जितने खादिम हैं वो सब तुर्की से आए हैं। अपनी जुबान के सिवा कोई दूसरी जुबान नहीं जानते। मैंने गहरी सांस ली। सीट की पुश्ते से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने बॉस से राब्ता कायम किया। उसने कहा, मैं लेडी जरीना से बात करना चाहता था मगर उसकी लेडी सेक्रेटरी से पता चला वो अंग्रेजी बोल नहीं सकती। इतने बड़े फार्म में सिर्फ 2 ही अंग्रेजी बोलने और समझने वाले हैं। एक वो लेडी सेक्रेटरी और दूसरा वो जो हेलीकॉप्टर में आपके पास मौजूद है। मैंने कहा, यह कोई गहरी चाल मालूम होती है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां एक खातून बहुत बड़े फार्म की मालिक हो वो अंग्रेजी बोलना ना जानती हो, या उसके मुलाजिम भी सिर्फ तुर्की जुबान जानते हो, तो फिर यह सोचने और गौर करने की बात है। वो लेडी जरीना जो कोई भी है मेरी टेलीपैथी से महफूज रहने का सामान पहले ही कर चुकी है। बॉस ने मेरी तायद करते हुए कहा, मैं अपने तमाम आदमियों को उसके फार्म के अतराफ निगरानी के लिए भेज रहा हूँ। आप जब भी मेरे आदमियों से राब्ता कायम करना चाहेंगे मैं टेप रिकॉर्डर के जरिए उनकी आवाज़ें सुना दूंगा। मैंने ख्याल ख्वानी खत्म कर दी। चुपचाप बैठकर सोचने लगा। हालात कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे। हमारा सफ़र 40 मिनट तक जारी रहा। फिर वो हेलीकॉप्टर नॉर्थ वैली के उस फार्म में पहुंच गया। मैं खिड़की से देख रहा था। दूर एक 2 मंजिला बहुत बड़ी महलनुमा कोठी नजर आ रही थी। उस कोठी के पीछे छोटे छोटे बंगले बने हुए थे। सामने एक खूबसूरत सी झील थी। उसके अतराफ रंग बिरंगे फूलों के बागात थे। दूर तक खेत फैले हुए थे। बेशुमार मजदूर औरतें और मर्द काम करते हुए नजर आ रहे थे।
कोठी के आसपास दूर दूर तक मुसल्लह मुहाफिज भी दिखाई दिए। वो हेलीकॉप्टर एक खुले मैदान में उतर गया। मैंने हेलीकॉप्टर से उतरकर देखा, जरा फासले पर एक शख्स बहुत ही खूबसूरत कद्यावर घोड़ा लिए खड़ा था। उस पर जैन कसी हुई थी। सफेद रंग का घोड़ा ऐसा सेहतमंद और खूबसूरत था कि करीब पहुंचकर उस पर हाथ फेरने को जी चाहता था। मेरे साथ आने वाले शख्स ने कहा, यह आपके लिए है, इस पर सवार होकर हमारी लेडी साहिबा के पास पहुंच जाइए। मैंने उसकी लगाम थाम ली, फिर पूछा, क्या मैं तन्हा जाऊंगा? यह घोड़ा आपके साथ जाएगा और आपको वहां पहुंचा देगा। अंग्रेजी बोलने वाला अपने साथियों के साथ दूसरी तरफ जाने लगा। उसी वक्त शीबा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, फरहाद, जिस वक्त बॉस ने लेडी जरीना की सेक्रेटरी से गुफ्तगू की थी, मैं उसके दिमाग में थी। मैंने उसकी सेक्रेटरी के लबो लहजे को अपनी गिरफ्त में लिया, लेकिन फ़ौरन यह अहम मालूमात हासिल न कर सकी। मुझे बाबा साहब के दायरे में दिमागी तौर पर हाजिर होना पड़ा। कुछ मेरे अपने मामलात थे। इसराइली जासूस बड़े हाथ पांव मार रहे हैं और अच्छी जहानत का सबूत भी दे रहे हैं। एक जासूस बड़ी चालाकी से बाबा साहब के दायरे में आ गया था। मैंने कहा, ताज्जुब है, कैसे आ गया था? जैसे तुम किसी के मेकअप और गेटअप में उनके यहाँ पहुंच जाते हो, इसी तरह वो हमारे एक तालिब-इल्म के भेस में आ गया था। पता नहीं उस बेचारे तालिब-इल्म का क्या हुआ। यकीनन उसे मार डाला गया। मैं ज़रा देर से लेडी जरीना की सेक्रेटरी के पास पहुंची और मालूमात हासिल की। इस सिलसिले में अहम बात यह है कि मास्टर की और लेडी जरीना आपस में दोस्त हैं। उनके दरमियान कई बार लेडी सेक्रेटरी के जरिए गुफ्तगू हो चुकी है। कुछ अहम मामलात भी तय हो चुकी हैं। वो मामलात क्या हैं और उनके दरमियान क्या गुफ्तगू होती रही है, ये हम लेडी सेक्रेटरी के दिमाग में रहकर इत्मीनान से मालूम कर लेंगे। लेडी जरीना अंग्रेजी या कोई दूसरी जुबान नहीं जानती है। वो अपनी जुबान में लेडी सेक्रेटरी से बोलती है और सेक्रेटरी उसका तर्जुमा मास्टर की तक पहुंचाती है। मैंने घोड़े को सहलाते हुए कहा, इसका मतलब है मैं मास्टर की के दरवाजे तक पहुंच गया हूं। उसने दावा किया था मेरे टेलीपैथी के हथियार को बेकार कर देगा और मुझे बेबसी की जिंदगी यूं गुजारने पर मजबूर करेगा कि दूसरे मुझे देखकर इबरत हासिल करेंगे। शिबा ने परेशान होकर कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई। अगर मैं देर ना करती और लेडी सेक्रेटरी के दिमाग में पहले ही पहुंचकर मालूम कर लेती तो तुम्हें इस हेलीकॉप्टर में सवार ना होने देती। अब क्या हो सकता है, मैं तो आ गया हूं, वापस नहीं जा सकता। वो हेलीकॉप्टर जा चुका है। सिर्फ एक घोड़ा मेरी सवारी के लिए रह गया है और ये मुझे लेडी जरीना तक पहुंचाएगा। चलो देखते हैं तकदीर क्या गुल खिलाती है। घोड़े की लगाम मेरे हाथ में थी। मैंने उसे थपकी दी, फिर एक रुकाब में पांव डालकर उछलते हुए घोड़े की पीठ पर जैसे ही पहुंचा, अचानक यूं लगा जैसे रकाब में एक पांव फंस गया हो। एक हल्के से खटाके की आवाज आई। मैंने जरा झुक कर देखा, मेरा पांव उसमें जकड़ गया था। उसे खास तौर पर ऐसे ही बनाया गया था। कोई भी सवार उसमें पांव रखकर जैसे ही घोड़े की पीठ पर सवार होता वैसे ही पांव जकड़ जाता। मैंने दूसरी तरफ की रकाब को देखा, उसमें भी पांव जकड़ सकता था। मैंने पांव नहीं डाला। सोचने लगा, क्या मुझे उतर जाना चाहिए, लेकिन कैसे उतर सकता था? पांव उसमें फंसा हुआ था, उसे निकालना मुमकिन नहीं था। अगर घोड़ा आगे बढ़ता तो मेरा पांव फंसता और मैं उल्टा लटकता हुआ घसीटता हुआ घोड़े के साथ जाता। मैं बुरी तरह फंस गया था। ना घोड़े की पीठ से उतर सकता था और ना ही सवार रहकर आगे बढ़ना चाहता था। मैंने जरा झुककर घोड़े की गर्दन को थपकते हुए कहा, दोस्त, ये क्या हरकत है? उसी लम्हे कहीं से फायरिंग हुई। घोड़े के पांव के करीब मिट्टी जरा सी उखड़ गई। इसके साथ ही घोड़ा भड़क गया। मैं अगर फौरन ही उसकी गर्दन से लिपट ना जाता तो जहन से उखड़ जाता। फिर वही होता, यानी पांव रुकाब में फंसा होता और मैं उल्टा घसीटता हुआ घोड़े के साथ जाता रहता। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वो भड़क चुका था, तेजी से भाग रहा था। जरा दूर पहुंचने के बाद फिर फायरिंग हुई। वो और भड़क कर तेजी से भागने लगा। उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैं ज्यादा देर उसकी गर्दन से लिपट कर नहीं रह सकता था। मुझे सीधी तरह बैठकर उसे काबू में करना था और यह मुमकिन नहीं था कि मैं एक ही रुकाब में पांव डाले अपना तवाजुन भी बरकरार रखता और घोड़े को भी काबू में कर सकता। मुझे मजबूर होकर उसकी रफ्तार को देखते हुए दूसरे रकाब में पांव डालना पड़ा। फिर वही हुआ। एक हल्का सा खटका सुनाई दिया और मेरा दूसरा पांव भी दूसरी रकाब में जकड़ गया। आज तक किसी ने किसी को इस तरह कैदी नहीं बनाया होगा। कैदी बनाने के लिए हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहनाई जाती हैं। तरह तरह से घेरा जाता है, जाल फेंके जाते हैं, कुमंद फेंककर घोड़े के पीछे घसीटा जाता है। लेकिन इस तरह कैदी बनाना एक अनोखी बात थी। मैं ना तो घोड़े से उतर सकता था, ना सवार रहकर आगे बढ़ना चाहता था। अगर लगाम खींचकर काबू में करना चाहता, उसकी रफ्तार कम करना चाहता, तो कहीं ना कहीं से फायरिंग होती और वो भड़ककर फिर तेजी से भागने लगता। ये चाल मास्टर की ने चली हो या लेडी जरीना ने, लेकिन मैं मास्टर की के दावे के मुताबिक वाकई बेबस हो गया था। मेरी टेलीपैथी काम नहीं आ सकती थी। मेरी कोई सलाहियत मेरा साथ नहीं दे सकती थी। मुझे घोड़े की पीठ पर बिठाकर तमाशा बना दिया गया। मैं उस कोठी के करीब पहुंच रहा था। दूर दूर तक फैले हुए मुसल्ला अफराद कह लगा रहे थे। उन मुसल्ला अफराद में औरतें भी थीं। वो घोड़ा झील के किनारे किनारे दौड़ता हुआ कोठी के मेन गेट की तरफ जा रहा था। मैंने देखा वो मेन गेट बंद था। उसकी ऊंचाई तकरीबन 7 या 8 फुट होगी। उसे कोई खोलने के लिए नहीं आया।
अब घोड़ा तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था। मैं समझ गया, ये छलांग लगाकर गेट के उस पार जाएगा। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने बारहा घुड़सवारी की थी, मैं अनाड़ी नहीं था, लेकिन ऐसे घोड़े पर नहीं सवार हुआ था जो ऊंची छलांगे लगाता हो। मेरे सोचते सोचते गेट करीब आ गया। मैंने लगाम को मजबूती से पकड़ा, फिर झुककर उसकी गर्दन से लिपट गया। घोड़े ने हिनहिनाते हुए अचानक ही छलांग लगाई। अगर वो नाकाम होता तो मेरा क्या हश्र होता, क्योंकि मैं उसकी पीठ से अलग नहीं हो सकता था। आहनी गेट से टकराकर गिरने का मतलब यह था कि वहीं मेरा काम तमाम हो जाता। खुदा का शुक्र है, घोड़ा बहुत ही जबरदस्त तरबियत याफ्ता था। उसने कामयाब छलांग लगाई और मुझे कोठी के अहाते में पहुंचा दिया। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। वो दौड़ता हुआ ऐसी जगह रुक गया जहां 2 औरतें खड़ी हुई थीं। यूं तो और कई औरतें थीं, मगर कुछ फासले पर थीं। घोड़ा ठीक उन 2 औरतों के दरमियान रुक गया। उन दोनों के पास एक एक चाबी थी। वो आगे बढ़कर मेरे दोनों पांवों के पास आईं। उन्होंने रकाब में उस चाबी को डालकर घुमाया। हल्का सा खटका हुआ और मेरे दोनों पांव आजाद हो गए। एक औरत ने मेरे पांव को रकाब से निकालकर अपनी हथेली पर रखा। दूसरी औरत ने भी यही किया। फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझता, उन दोनों औरतों ने मुझे अपनी हथेली पर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। मैं घोड़े की पीठ से फिजा में बुलंद हुआ, फिर कलाबाजी खाकर फूलों की रविश के दरमियान चारों शाने चित गिर गया। सामने ही एक उधेड़ उम्र की औरत खड़ी हुई थी। उसने अंग्रेजी जुबान में कहा, मैं लेडी जरीना की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। वाह, खुशामदीद कहने का क्या शानदार तरीका इख्तियार किया था। पहले तो घोड़े की पीठ पर जान आदि कर दी, फिर मैंने सोचा यहाँ औरतें ही औरतें, इनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन 2 औरतों ने मुझे अपनी हथेलियों पर रखकर उछाल दिया था। यानी ये औरतें महज खूबसूरत नहीं थी, खूबसूरत बलाएं भी थीं। उधेड़ उम्र की सेक्रेटरी ने एक तरफ पलट कर जाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैं उसके पीछे चलता हुआ एक दरवाजे पर पहुंचा। वो दरवाजा खुल गया। अंदर एक खूबसूरत सा हॉल था। वहां कई औरतें मुख्तसिर से लिबास में खड़ी हुई थीं। लेडी सेक्रेटरी ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा, यह हसीन बलाएं तुम्हारा इस्तकबाल करती रहेंगी। अब यह तुम पर है कि किस तरह इनसे दामन बचा कर आ सकते हो। इनसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए तो लेडी जरीना से मुलाकात हो जाएगी। वो आगे बढ़ गई। मैं उसके पीछे जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, 2 लड़कियों ने अचानक जिम्नास्टिक के करतब दिखाए। इधर से उधर उछलती हुई कलाबाजियां खाती हुई गईं। मैंने सोचा शायद ये मुझे मुतासिर कर रही हैं। वो दूसरी तरफ चली गई, मगर उनके पीछे खड़ी हुई 2 लड़कियों ने भी वही करतब दिखाते हुए मुझ पर हमला करना चाहा। मैं अगर फौरन ना संभलता तो दोनों की 2 लातें यके बाद दीगरे मेरे मुंह पर पड़ती। मुकाबले के मैदान में जवाबी हमला लाजमी होता है, लेकिन मैं फौरन ही दौड़ता हुआ लेडी सेक्रेटरी के पीछे जाने लगा। अभी कई लड़कियां थीं, वो भी यके बाद दीगरे आ रही थीं। बड़े अजीब अजीब तमाशे दिखा रही थीं। वो सब बेहतरीन फाइटर थी, किसी न किसी तरह मुझ पर कामयाब हमले करते हुए मेरा रास्ता रोकना चाहती थीं। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की किसी तरह उनसे बचकर निकल जाऊं और जवाबी हमला ना करूं, मगर बाज़ हालात में 2-4 हाथ दिखाने पड़े। आखिर किसी न किसी तरह उनसे दामन बचाता हुआ एक राहदारी में आया। लेडी सेक्रेटरी पलट कर देखे बगैर चली जा रही थी। मैंने पूछा, ये क्या तुक है? तुम चाहती हो मैं औरतों से मुकाबला करूं? वह जवाब दिए बगैर चली जा रही थी। मैं गुस्से से रुक गया। अभी मेरी तकदीर में सलामती लिखी थी। जैसे रुका वैसे ही छत से लटकने वाला फानूस एक जोरदार आवाज के साथ सामने आकर गिरा। मैं उछलकर जरा पीछे गया, फिर छलांग लगाकर फानूस को पार करता हुआ दौड़ता हुआ लेडी सेक्रेटरी की तरफ पहुंचा। इसके बाद पीछे से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो चीखने लगी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, आवाज बंद करो, मैं समझ गया हूं। यहां मेरी सलामती इसी में है कि तुम्हें अपनी गिरफ्त में रखूं। मैं तन्हा मरने वालों में से नहीं हूं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैंने उसके बालों को झटका देकर आगे बढ़ाया, उसे अपनी गिरफ्त में रखा। उसने कई बार मुझसे इल्तिजा की, मुझे छोड़ दो, अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। मैंने कहा, जब मुझे यकीन हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। वो मुझे कोठी के एक ऐसे हिस्से में ले आई जहां नीम तारीकी थी। हर तरफ खिड़की दरवाजे बंद थे, उन पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। मैंने कहा, लाइट ऑन करो, यहां पर रोशनी नहीं होगी। इसके बाद जिस कमरे में जाओगे वहां गहरी तारीकी होगी। उसी तारीकी में लेडी जरीना से मुलाकात होगी। इसका मतलब क्या हुआ? लेडी जरीना रोशनी में नहीं आ सकती, वो गहरी तारीकी में जिंदगी गुजारती हैं। क्या तुम्हारी लेडी उल्लू की नस्ल से हैं? मेरी बात खत्म होते ही सामने वाले बंद दरवाजे से आवाज आई। वो आवाज बड़ी ही मीठी और सुरीली थी, लेकिन जुबान समझ में नहीं आई। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, दरवाजे के पीछे से मादाम कह रही हैं कि वो गहरी तारीकी में रहने की आदी हैं, रोशनी में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। मैंने बंद दरवाजे को देखते हुए कहा, अपनी मादाम से कहो मुझे तारीकी में कुछ नजर नहीं आता। वो यही बात अपनी लेडी जरीना से कहने लगी। मैं उसके दिमाग से तर्जुमा सुन रहा था। दूसरी तरफ से जब लेडी जरीना ने कहा तो वो बात भी मुझे सेक्रेटरी के जरिए समझ में आ गई। वो कह रही थी, मेरे मेहमान से कहो मुझे रोशनी में नजर नहीं आता, इसके बावजूद मैं उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ रही हूँ। दरवाजा खुल गया। अंदर गहरी तारीकी थी, बाहर की कुछ रोशनी अंदर जा रही थी। तारीकी में नारंगी रंग का लिबास हल्का हल्का नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नुमाया होती जा रही थी। फिर वो दरवाजे पर आ गई। मैं उसे देखता रह गया। ये भूल गया कि यहाँ आकर फंस गया हूँ।
ऐसा बेमिसाल हुस्न था कि उसे देखकर कुछ और देखने को जी नहीं चाहता था, मगर उसे देखकर अफसोस भी हुआ। वो दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रास्ता टटोलते हुए दरवाजे से बाहर आ गई थी। मुकम्मल हुस्न बड़ी मुश्किल से पाया जाता है, शाजो नादिर ही नजर आता है, वरना सर से पांव तक खूबियां ही खूबियां होने के बावजूद कोई नुक्स जरूर रह जाता है। उसमें भी एक नुक्स था, और वो ये कि वो अंधी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, पुतलियां सफेद थीं। उसकी सफेदी में हल्की हल्की सी चमक थी। वो अपनी जुबान में कहने लगी। मैंने लेडी सेक्रेटरी के जरिए समझा। वो कह रही थी, मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ। मैं यहां तक आकर वापस जा रही हूँ क्योंकि रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपने तारीक कमरे में मेहमान का इंतजार करूंगी। वो पलट कर जाने लगी। मैं उसका सरापा देख रहा था। चाल में फूलों भरी शाखों जैसी लचक थी। वो दरवाजे के पास पहुंची, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तारीकी में गुम हो गई। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, इस जुबान का तर्जुमा पेश करने के लिए मेरी मौजूदगी लाजमी है, इसलिए तुमसे पहले मैं जा रही हूं ताकि तुम्हें यकीन हो कि तारीकी में कोई खतरा नहीं है। वो आगे बढ़ने लगी। मैंने फिर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और कहा, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम मेरे लिए ढाल बनोगी। मैं उसे गिरफ्त में लेकर आगे बढ़ता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर गहरी तारीकी थी। मैं उसके साथ और आगे बढ़ गया। लेडी सेक्रेटरी ने मेरी गिरफ्त में रहते हुए दूसरी तरफ घूमकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने सर घुमाकर एक तरफ देखा। तारीकी में और तो कुछ नजर नहीं आया। दो आंखें चमकती हुई दिखाई दी, जैसे अंधेरे में कोई बिल्ली बैठी हुई हो। मैं लेडी जरीना का मेहमान था। मेरे सामने उसका वजूद नहीं था, मगर दो चमकती हुई आंखें उसके वजूद की गवाही दे रही थीं। वो कौन थी, क्या चाहती थी, और मास्टर की से उसका क्या ताल्लुक था? मैं पलक झपकते ही दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता हूं। कोई एक बात की इब्तदा करता है तो मैं दिमाग में पहुंचकर इब्तदा की इंतहा तक पहुंच जाता हूं। लेकिन बाज़ हालात में यह मेरे लिए मुमकिन नहीं रहता। मैं ख्याल ख्वानी की परवाज नहीं कर सकता। मास्टर की के चैलेंज के मुताबिक मैं बेबस होकर रह गया था। मैं ये मालूम नहीं कर सकता था कि लेडी रोजीना और मास्टर की के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं या महज वक्ती तौर पर कोई मुआहदा हुआ है। ये मालूम करना ज़रूरी था कि लेडी रोजीना अपने किसी गर्ज, अपने किसी मकसद के तहत मेरा सौदा मास्टर की से करने वाली है या कोई और बात है। जब तक बात का पता न चलता मैं तारीकी में रहता, और मैं गहरी तारीकी में था। चारों तरफ हाथ बढ़ाकर टटोलने से भी रास्ता नहीं मिल सकता था। वो कमरा मेरे लिए नादीदा था। कौन सी चीज़ रखी है मैं नहीं जानता था। किसी चीज़ से भी टकरा सकता था। मेरे सामने कुछ फासले पर दो आंखें चमक रही थीं, जैसे दो दिए जल रहे हों, लेकिन उनसे कमरा रोशन नहीं हो रहा था। वो आंखें जुगनू की तरह चमकती थी और बुझती थीं। यकीनन वो पलकें झपकती थीं, इसलिए उनकी चमक जलती बुझती हुई सी लगती थी। वहां ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे किसी का वजूद ना हो। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं लेडी सेक्रेटरी के जरिए उसकी बात समझने लगा। वो कह रही थी, हमारे मेहमान से कहो अपने बाएं तरफ घूमकर 2 कदम चले, उसके बाद एक इजी चेयर पर बैठ जाए। लेडी सेक्रेटरी ने उसका तर्जुमा पेश किया। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए समझ सकता था कि वो सेक्रेटरी मुझसे कितनी दूर है। मैंने बाएं तरफ घूमकर इजी चेयर तक पहुंचने की बजाय दाएं तरफ घूमकर सेक्रेटरी के बाजू को थाम लिया। फिर कहा, तुम मेरे साथ चलोगी और मुझे उस कुर्सी तक पहुंचाओगी। उसने यही किया। मुझे उस कुर्सी तक पहुंचा दिया गया। फिर कहा, बैठ जाओ। नहीं, तुम भी मेरे साथ बैठोगी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। बड़े साइज की कुर्सी थी। हम दोनों के लिए गुंजाइश निकल गई। लेडी रोजीना का कहकहा सुनाई दिया। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम था ये शख्स इतना बुज़दिल है कि एक औरत का सहारा लेगा। समझ में नहीं आता आखिर रेड पावर वाले इसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे थे। लेडी सेक्रेटरी ने मुझसे यही बात की। मैंने जवाब दिया, मैं बुज़दिल नहीं हूं। अगर यहां रोशनी होती और मेरे मुकाबिल मुसल्लह अफराद ना होते तो मैं तुम सबसे तन्हा निमट लेता। सेक्रेटरी ने लेडी रोजीना की तरफ से सवाल किया, क्या मास्क मैन इसीलिए तुम्हें अहमियत देता है कि तुम तन्हा एक पूरी फौज से निमट सकते हो? वो मुझे क्यों अहमियत दे रहा है ये मेरी समझ में नहीं आया। वो मुझे किसी की जगह इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हें किसकी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है मुझे बताया नहीं गया। वो इतना ही कहते हैं कि मुझ में ऐसी खूबियां हैं जो दुश्मनों को शुबहात में मुब्तला कर देंगी। दुश्मन उनके खास आदमी को छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने कई बार सवाल किया कि आखिर उनका वो खास आदमी कौन है और मुझे क्यों उसकी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तुम में ऐसी क्या बात है कि दुश्मन तुम्हें देखकर शुबहात में मुब्तला हो सकते हैं? मैं माहिर नजूम हूँ, हाजरात का इल्म जानता हूँ। जब खतरात में घिर जाता हूँ तो मेरे इल्म के जरिए कुछ नादीदा कुव्वतें मेरी हिफाजत करती हैं। अगर तुम इतने ही बाकमाल हो तो रेड पावर वालों के सामने मजबूर क्यों हो गए? उनके आलाकार क्यों बन रहे थे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो किस तरह? उन्होंने मेरी महबूबा लियू चिन को अपने कब्जे में कर रखा है। तुम हाजरात का इल्म जानते हो, अपनी महबूबा को अपने पास बुला सकते हो। मेरा इल्म कहता है अभी मेरी सितारे गर्दिश में है, मुझे सब्र करना होगा। 14वीं की रात को मेरे मामूल लियू चिन को मेरे पास पहुंचा देंगे। मुझे अपने इल्म के जरिए यह भी मालूम हुआ है कि फिलहाल मुझे किसी का आलाकार बनकर रहना चाहिए। इस तरह मेरी जिंदगी में एक ऐसी हस्ती आएगी जिसके जरिए मुझे कुछ और पुरस्कार कुव्वतें हासिल होंगी।
लेडी रोजीना ने कहा, अमेरिका बहुत अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसके बावजूद यहाँ कुछ लोग शैतान की पूजा करते हैं। मैं तुम्हारी बात का यकीन कर सकती हूँ, बशर्ते के सबूत पेश करो और अपने गैर मामूली इल्म का मुजाहरा करो। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मैं अपने इल्म का बेजा और बेवक्त इस्तेमाल नहीं करता। जब ज़रूरत पेश आएगी तो आंखों से देख लोगी, बशर्ते कि तुम्हें दिन की रोशनी में नजर आता हो। वो बोली, ये मेरी मजबूरी है, मैं रोशनी में अंधी हो जाती हूँ। जब मैं पैदा हुई तो पूरे शहर में ब्लैकआउट था। मैंने इस दुनिया में आंख खोलते ही अंधेरा देखा। जब रोशनी हुई तो मैं तकलीफ से चीखने चिल्लाने लगी, हाथ पांव झटक कर रोने लगी। डॉक्टरों ने मेरा मुआयना किया, फिर कहा, कुदरत ने मेरे साथ अजीब मजाक किया है। मेरी आंखों में रेडियम की सी खासियत है। ऐसे जानवरों की खूबियां हैं जो अंधेरे में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन रोशनी उन्हें चुभती है, इसलिए वो आंखें बंद कर लेते हैं। मैं भी तकलीफ महसूस करते हुए आंखें बंद कर लेती हूँ। खोलने की कोशिश करती हूँ तो कुछ नजर नहीं आता, सफेद सफेद सी धुंध दिखाई देती है। मैंने कहा, तुम्हारा हुस्न बेमिसाल है मगर ना होने के बराबर है। जब कोई अंधेरे में देख ही ना सके तो फिर यह हुस्न किस काम का। हमारे दरमियान लेडी सेक्रेटरी के जरिए गुफ्तगू हो रही थी। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। फिर उसने कहा, मैं किस तरह आंखें बंद करके या आंखें खोलकर मैं किसी तरह आंखें बंद करके या आंखें खोलकर जरा देर के लिए रोशनी में आती हूँ, जैसा कि तुम्हारे सामने आई थी। अपने हुस्न शबाब की झलक दिखाती हूँ, फिर तारीकी में आ जाती हूँ। इतनी सी झलक दीवाना बनाने के लिए काफी होती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम अभी तारीकी में तसव्वुर की आंखों से मुझे देख रहे हो। तुम्हारी एक झलक देखने के बाद बार बार तुम्हें देखने को जी चाहता है। क्या तुम रोशनी में रहने की आदत नहीं डाल सकती? चंद लम्हों तक गहरी खामोशी रही, फिर उसकी आवाज कमरे की महदूद फिजा में गूंजने लगी। वो कह रही थी, तारीकी बड़ी बंदा परवर होती है। यह दुनिया के तमाम अयूब को और तमाम गुनाहों को छुपा लेती है। रोशनी बड़ी बेहया होती है, पराई घरों में दस्तक दिए बगैर पहुंच जाती है। रोशनी बड़ी बदकमाश होती है, गरीब औरतों के फटे हुए लिबास से गुजरकर बेहयाई का इश्तिहार बन जाती है। जबकि तारीकी उनकी गुर्बत और मजबूरियों को अपने दामन में छुपा लेती है, किसी की नजर नहीं पड़ने देती। मिस्टर माइकल, तुम्हें रोशनी से जितनी मोहब्बत है, मुझे तारीकी से उतना ही प्यार है। ये तारीकी मेरे जन्म की साथी है, मेरी हमदम है, मुझे सारी दुनिया से छुपा कर रखती है और मैं रात की तारीकियों में छुपकर सारी दुनिया को देखती रहती हूँ। वो जो कह रही थी वही कर रही थी। मुझे उस तारीकी में साफ तौर से देख रही थी। मैंने कहा, बात रोशनी और तारीकी की नहीं है बल्कि सच्चाई की है। रोशनी में सच्चाई नहीं छुपती, इसी तरह सच्चाई तारीकी में भी नहीं छुप सकती। वहां तुम्हारी जैसी देखने वाली आंखें मौजूद होती हैं। तुमने इस तारीकी में अपने आप को छुपा लिया, लेकिन मुझे देख रही हो। क्योंकि मैं यहाँ खुद को नहीं छुपा सकता, बेहतर है तुम तारीकी और रोशनी का फलसफा रहने दो और मुझे ये बताओ यहाँ किस लिए बुलाया गया है। वो हंसते हुए बोली, बुलाने से तुम कब आने वाले थे? तुम्हें जबरन लाया गया है। यही सही काम की बात करो। पहले मैं तुम्हारी हकीकत मालूम कर लूंगी कि तुम सचमुच माइकल गार्सन हो या वो शख्स जिसका मुतालबा मास्टर की कर रहा है। मैंने मासूम और अनजान बनकर पूछा, वो शख्स कौन है? कुछ मुझे भी पता चले। पता चलेगा। पहले तुम आराम से कुर्सी के पोस्टर से टेक लगाओ और दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों पर रखकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहती हूँ। मैंने कुर्सी के हत्थों पर दोनों हाथ रख दिए, उसकी पुश्त से टेक लगाकर आराम से बैठ गया। अचानक खटाके की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं संभलता, मेरे दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों के साथ हथकड़ियों में जकड़ गए। मैं सीधा बैठना चाहता था, लेकिन कुर्सी की पुश्त से कोई चीज आकर मुझसे लिपट गई। यकीनन वो सेफ्टी बेल्ट की तरह कोई चीज होगी जिसने मुझे कुर्सी से जकड़ दिया था। ऐसे वक्त मुझे हाथ पांव मारने चाहिए थे, मगर मैं सिर्फ पांव मार रहा था क्योंकि वही आजाद थे। लिहाजा मैंने पांव पटक कर पूछा, यह क्या हरकत है? पहले मैंने लेडी सेक्रेटरी को अपने पास कुर्सी पर बिठाया हुआ था, लेकिन उस वक्त छोड़ दिया था जब लेडी रोजीना ने कहा था कि मुझे कुर्सी पर आराम से बैठना चाहिए। मैंने सोचा था जब वो मुझे अच्छी तरह देखने के लिए करीब आएगी तो उसे पकड़ लूंगा, फिर उसे मजबूर करूंगा कि मेरे साथ रोशनी में चले या नीम तारीकी में रहे, ताकि उसे किसी हद तक देख सकूं और उसकी हरकतों सकनात पर नजर रख सकूं। लेकिन मैंने एक को पाने की खुशफहमी में दूसरी को खो दिया था। फिर इस तारीकी में कितने ही दिए नजर आने लगे, ऐसे दिए जिनसे तारीकी रोशन नहीं हो सकती, ना ही मुझे कोई फायदा पहुंच सकता था। उस अंधेरे में कुछ लोग आ गए थे। उन्होंने आंखों पर एंटी डार्क लेंस पहने हुए थे। उनकी आंखों के पास हल्की हल्की चमक थी, बाकी जिस्म तारीकी में छुपे हुए थे। जब वो करीब आए तो पता चला वो मर्द नहीं औरतें हैं। वो मेरे चेहरे को छू रही थी। एक मुलायम कपड़े को किसी रकीक मादे में भिगोकर उससे मेरे चेहरे को पहुंच रही थी, अच्छी तरह रगड़ रही थी ताकि मेकअप हो तो छूट जाए। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए सिर्फ लेडी सेक्रेटरी के पास ही पहुंच सकता था। पता चला उसने भी एंटी डार्क लेंस पहन लिया है ताकि मुझे असली रूप में पहचान सके। मेकअप होता तो साफ हो जाता। माइकल गार्सन का चेहरा जूं का तूं रहा। इसके बाद मेरे मुतल्लिक वही राय कायम की गई जो दूसरे दुश्मन करते आ रहे थे, यानी चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है। मैंने कहा, अगर ये प्लास्टिक सर्जरी है तो जिस तरह मुमकिन हो तस्दीक कर लो ताकि मेरी जान छूटे। ख्वामखा मुझ पर शुबा किया जा रहा है।
एक तो पिछली शाम से इन लोगों ने मुझे परेशान किया, जिन्हें तुम मास्क मैन या रेड पावर कहती हो। तुम भी मेरे साथ वही सलूक कर रही हो। मेरी समझ में नहीं आता आखिर वो शख्स कौन है जिससे मैं मुशाबियत रखता हूँ और जिसकी जगह मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेडी रोजीना पर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा था। वो औरतें थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर हो गई थीं। एक ट्रॉली मुझे हरकत करती हुई नजर आई। उस ट्रॉली पर एक नन्हा सा बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी महदूद थी, सिर्फ ट्रॉली की सतह पर पड़ रही थी। वहां ऑपरेशन के मुख्तलिफ औजार रखे हुए थे। उन्हें देखते ही मैंने परेशान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? लेडी रोजीना का सर्द और बेरहम लहजा सुनाई दिया, खामोश बैठे रहो। खामोश रहने के सिवा चारा भी क्या था? मैं हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला सकता था, लेकिन अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। एंटी डार्क लेंस लगाए एक औरत सिरिंज लेकर मेरे पास आई। मेरे दाएं हाथ में सिरिंज की सुई को पेवस्त करके थोड़ा सा खून निकाला। उस खून को एक शीशे की ट्यूब में रखकर एक औरत के हवाले किया। फिर अपनी जुबान में कहा, फौरन इसका ग्रुप मालूम किया जाए। मैं उसकी बात भी लेडी सेक्रेटरी के जरिए समझ रहा था और यह भी समझ रहा था कि लेडी रोजीना मुझे बेनकाब करने के लिए गैर इंसानी सलूक करेगी और इंतहाई जालिमाना सजाएं देने से बाज नहीं आएगी। जिसने मेरा ब्लड ग्रुप मालूम करने के लिए मेरे जिस्म से खून निकाला था वो कोई लेडी डॉक्टर थी। अब एक पतली सी छुरी लेकर मेरी तरफ बढ़ रही थी। पीछे खड़ी हुई दो औरतों ने मेरे सर को मजबूती से जकड़ लिया। मैंने सर झटकने की कोशिश की तो तीसरी औरत ने मेरी कनपट्टी से रिवॉल्वर की नाल लगा दी। फिर अपनी जुबान में कहा, जरा भी हरकत करोगे तो गोली खोपड़ी के पार हो जाएगी। ये कहते उसने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटा दिया। अब सिर्फ ट्राइगर पर उंगली दबाने की देर थी। मैं एकदम से साकित हो गया। दोनों औरतों ने मेरी ठोड़ी के नीचे एक एप्रन रखकर पीछे गर्दन की तरफ बांध दिया। लेडी डॉक्टर जिस्मानी खाल को चीरने वाला छोटा सा चाकू लेकर मेरे पास आ गई। उसने एक हाथ मेरे दाएं कान पर रखा, फिर चाकू की नोक मेरे कान के करीब जबड़े से ऊपर रखकर उस पर दबाव डाला। मुझे यूं लगा जैसे मेरे चेहरे के उस हिस्से से चिंगारियां फूट रही हों। ऐसी जलन महसूस हुई जैसे अंगारे भर दिए गए हों। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हलक फाड़ कर चीखने लगता, मगर मैं दांत पर दांत जमाए मुठ्ठियां भींचे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि तकदीर मुझे क्या तमाशे दिखा रही है। उसने मेरे चेहरे की जिल्द का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। उसे निकालकर एक ट्रे पर रखते हुए बोली, फौरन लेबॉर्ट्री में ले जाओ और इस खाल का तज्जिया कराओ, मुझे अभी रिपोर्ट चाहिए। एक औरत वो ट्रे लेकर चली गई। मैंने अपनी जुबान में कहा, तुम लोगों ने जुल्म और सफाकी की इंतहा कर दी। मैं समझता था औरतों का दिल नरम होता है। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, हमारा दिल नरम है, तुम्हारे चेहरे के उस हिस्से की मरहम पट्टी की जा रही है। ऐसा करना ही था तो पहले मेरे चेहरे के इस हिस्से को इंजेक्शन के जरिए सुन किया जा सकता था। सेक्रेटरी ने बेपरवाही से कहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैंने नागवारी से कहा, अगर मैं आज़ाद होता तो तुम्हें वक्त से ज्यादा इंसान की कदर करना सिखा देता। वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले यह सोच लेना कि मैं ही एक ऐसी हस्ती हूं जो तुम्हारी जुबान का तर्जुमा इनके सामने पेश करती हूं और इनकी बातें तुम्हें समझाती हूं। मैं नहीं रहूंगी तो इन गुटरगुम करने वाली औरतों के दरमियान पागल हो जाओगे। वह दुरुस्त कह रही थी। मैं उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस बार लेडी डॉक्टर वो चाकू लेकर मेरे बाएं हाथ के पास आई। फिर उस औरत ने मेरी आस्तीन को पकड़कर जोर से झटका दिया। आस्तीन फटती हुई मेरे बाजू से निकल गई। चीथड़े झूलने लगे। लेडी डॉक्टर ने चाकू की नोक को मेरे नंगे बाजू पर रखा। मैंने चीख कर कहा, यह जुल्म है, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं आगे कुछ न कह सका। इतनी शदीद जलन और तकलीफ हुई कि अपने हलक से निकलने वाली चीख पर काबू न पा सका। फिर अक्ल ने समझाया मुझे चीखना चिल्लाना और फरियाद करना चाहिए, वरना इंतहाई जुल्म बर्दाश्त करने वाला फरहाद अली तैमूर समझा जाऊंगा। मैं चीखने और एहतजाज करने लगा। वो अपने काम में मसरूफ थी। उसने मेरे बाजू की जिल्द को थोड़ा सा काट कर निकाला। उसे भी एक ट्रे में रखते हुए कहा, इसे भी लेबॉर्ट्री में ले जाओ, मुझे अभी रिपोर्ट चाहिए। मैं उस लेडी डॉक्टर का तरीकाकार समझ रहा था। चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की जाती है लेकिन बाजू छुपा होता है। वहां तो मेरे जिस्म पर वही पैदाइशी जिल्द होगी, लिहाजा बाजू और चेहरे की जिल्दों का मुआवजा करने के लिए दोनों जगह की जिल्दों को काटकर लेबॉर्ट्री भेजा गया। जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा था उसके बाद मेरा बेनकाब हो जाना लाजमी था। बाजू की जिल्द ये चुगली खा सकती थी कि चेहरे की जिल्द मसनूई है। इससे पहले मेरा खून लिया गया था, ब्लड ग्रुप मालूम किया जा रहा था। उससे भी पता चल जाता कि फरहाद का ब्लड ग्रुप क्या है। जिस रिकॉर्ड में मेरा ग्रुप ओ लिखा हुआ है, जाहिर होता है अभी जो खून लिया गया है उसका नतीजा भी यही निकलने वाला था। अब मैं इन औरतों से छुपकर नहीं रह सकता था। मैंने सर उठाकर दूर बैठी हुई लेडी रोजीना को देखा। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। सेक्रेटरी की सोच से पता चला वह किसी आरामदेह सोफे पर बैठी हुई है। मैंने दिल ही दिल में कहा, मेरे मुकाबले पर आज तक कितने ही नाकाबिले शिकस्त दुश्मन आए। वो कितने ही ज़हीन, चालाक और शातिर किस्म के लोग थे। उन्होंने मुझे बेनकाब करने के लिए तरह तरह के तरीके इख्तियार किए, लेकिन ये औरतें उनसे ज़्यादा चालाक साबित हो रही थीं। और इन औरतों के पीछे लेडी रोजीना का ही दिमाग काम कर रहा था। कम वक्त क्या बला थी, यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था। मेरे बाजू की भी मरहम पट्टी कर दी गई। वह तमाम औरतें चली गईं।
लेडी रोजीना की आंखें भी नजर नहीं आ रही थी। सेक्रेटरी के जरिए पता चला वो भी वहां से जा चुकी है। शायद मेरी रिपोर्ट हासिल करने के लिए लेबोरेटरी में गई है। अब मेरा क्या होगा? मैं तो रोज़े रोशन की तरह जाहिर होने वाला था। सेक्रेटरी की सोच बता रही थी, अगर मेरे फरहाद अली तैमूर होने की तस्दीक हो गई तो लेडी रोजीना भारी कीमत लेकर मुझे मास्टर की के हवाले कर देगी। मैं बेबसी से सोचने लगा, ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसी तरह कुर्सी से जकड़ा हुआ था। मुझे इस कमरे में तनहा छोड़ दिया गया था। उन्हें यकीन था कि मैं फरार नहीं हो सकता और उनका यकीन दुरुस्त था। मैंने जनाब शेख अल फारस को मुखातिब किया, उन्हें अपने मौजूदा हालात बताई। उन्होंने तमाम हालात सुनने के बाद नाराज होकर कहा, तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तब हमसे राब्ता कायम करते हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मालूम करने और तुम्हारी जिस्मानी खाल का तज्जिया करने में कितनी देर लगेगी? उनकी लेबॉर्ट्री में यही एक अहम काम होगा। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हो जाएगा। मैं हज़ारों मील दूर रहकर 15 मिनट में क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा शीबा को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। मुझे शीबा की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत पहले ही तुम्हारे दिमाग में मौजूद हूँ। मुझे इस बात पर हैरानी हुई, वो मेरे दिमाग में थी और मैं सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था। भला कैसे करता? मेरे चेहरे और बाजू की जिल्द थोड़ी सी काटी गई थी। मुझे अपने जिस्म के उन दोनों हिस्सों में शदीद जलन का एहसास हो रहा था। मैं ऐसे में सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। शीबा ने कहा, तुम दुरुस्त तो सोच रहे हो। मैं उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में आई थी जब वो लेडी डॉक्टर तुम्हारे दिमाग से थोड़ी सी जिल्द काट कर निकाल रही थी और तुम तकलीफ में थे। शीबा, वो सेक्रेटरी यहाँ नहीं है, लेडी रोजीना के साथ लेबॉर्ट्री में है। मैं उसके दिमाग में पहुंच रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हम मौका पाते ही लेबॉर्ट्री से निकलने वाली रिपोर्ट में तब्दीली कर देंगे। हम दूसरे ही लम्हे सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गए। लेडी रोजीना वहां नहीं थी। लेबॉर्ट्री में अच्छी खासी रोशनी थी। शोबे तिब से ताल्लुक रखने वाली आला तालीम याफ्ता लड़कियां उस लेबॉर्ट्री में मसरूफ थीं। लेडी सेक्रेटरी ने एक लड़की के पास पहुंचकर कहा, माइकल गार्सन के खून की रिपोर्ट दिखाओ। उसने एक टाइप किया हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसमें मेरे खून का ग्रुप ए पॉजिटिव लिखा हुआ था। मैं और शीबा वो रिपोर्ट पढ़कर हैरान रह गए। लेडी सेक्रेटरी मायूस हो गई। उसे भी मालूम था कि फरहाद अली तैमूर के खून का ग्रुप ओ है। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। शीबा मेरे साथ थी। मैंने उससे कहा, यह बड़ी हैरानी की बात है, खून का ग्रुप ए पॉजिटिव कैसे हो गया जबकि मेरा ओ ग्रुप है? लेबॉर्ट्री में जिस लड़की ने तुम्हारे खून की रिपोर्ट तैयार की है वो यकीनन तुम्हें जानती है, दरपर्दा तुम्हारे लिए काम कर रही है। हमें उसके दिमाग में किसी तरह पहुंचना चाहिए। मैं फिर लेडी सेक्रेटरी के पास पहुंच गया। वो तुर्की जुबान में उस लड़की से बातें कर रही थी। मैंने सेक्रेटरी को गैर शौरी तौर पर अंग्रेजी में बात करने के लिए मजबूर किया। वह बेख्तियार अंग्रेजी बोलने लगी। सामने खड़ी हुई लड़की ने हैरानी से तुर्की जुबान में पूछा, तुम मुझसे इस जुबान में गुफ्तगू कर रही हो? मैं तो एक लफ्ज़ भी नहीं समझ पाती। मुझे पता चल गया कि जिस लड़की ने मुझ पर मेहरबानी की है वो सिर्फ तुर्की जुबान जानती है। सेक्रेटरी ने उसे कहा, मैं यकीन करना चाहती हूँ तुम अपनी जुबान के सिवा कोई दूसरी जुबान नहीं जानती हो। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो साफ साफ कह दो। हो सकता है फरहाद अली तैमूर तुम्हारे दिमाग में मौजूद हो और उसने रिपोर्ट में कोई तब्दीली करवाई हो। उस लड़की ने मासूमियत से कहा, मादाम, मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं किसी फरहाद अली तैमूर को नहीं जानती और ना ही मेरी रिपोर्ट में कोई तब्दीली कर सकता है। मैं एक जुबान जानती हूँ, दूसरी जुबान मुझे नहीं आती। लेडी सेक्रेटरी वहां से मुतमईन होकर दूसरी लड़कियों के करीब से गुजरते हुए जाने लगी। तमाम लड़कियां अपने अपने काम में मसरूफ थीं। वो एक के पास आकर रुक गई। उससे पूछा, क्या रिपोर्ट है? वो मेरी जिस्मानी खाल का तज्जिया कर चुकी थी। टाइप शुदा रिपोर्ट भी तैयार थी। उसने वो कागज उठाकर लेडी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया। मैंने उसके जरिए पढ़ा और एक बार फिर हैरान रह गया। रिपोर्ट में लिखा था कि मेरे चेहरे और बाजू की खाल बिल्कुल एक है। मेरे चेहरे की जिल्द में और प्लास्टिक और किसी दूसरी जिस्मानी खाल की आमेजिश नहीं है। यह ऐसा सफ़ेद झूठ था जिस पर मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। शीबा ने कहा, फरहाद, ये तो कमाल हो गया। जो हम कभी सोच नहीं सकते थे वो हो रहा है। इस लेबॉर्ट्री में जो लड़कियां काम कर रही हैं वो हमारी हमायती हैं। तुम्हें अच्छी तरह जानती हैं। कितनी चालाकी और खामोशी से तुम्हारा बचाव कर रही हैं। मैं हैरान हूं कि ये लड़कियां अंग्रेजी नहीं जानती, कोई दूसरी जुबान नहीं जानती और मेरी हमायत कर रही हैं। इन लड़कियों को जानना और पहचानना तो दूर की बात है, कभी इनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी, इनसे बात तक नहीं की थी। भला बात कैसे करता जबकि अपनी जुबान के सिवा कोई दूसरी जुबान नहीं जानती? फिर ये किस रिश्ते और ताल्लुक से मुझे दुश्मनों की नज़रों से छुपा रही हैं? शीबा ने चौंक कर कहा, हम एक बात भूल रहे हैं। सोनिया तुर्की जुबान जानती है। क्या वो यहाँ मौजूद है और छुप छुपा कर हमारे लिए काम कर रही है? मैंने उस कमबख्त से वादा किया है कि हम उसके दिमाग में नहीं आएंगे, ना ही उसके मुत्तल्लिक किसी तरह मालूमात हासिल करेंगे। शायद उसने इसलिए हम पर पाबंदी लगाई है कि वो जो कुछ करती रहे हम उससे बेखबर रहें। आखिर हमें बेखबर रखने में क्या मसलियत है, ये तो वही जानती होगी। फरहाद, मेरा दिल कहता है सोनिया मौजूद है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम सोच रहे हो, यकीन क्यों नहीं कर लेते? नहीं शीबा, तुम उसके दिमाग में जाने की गलती न करना। बेशक उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन यह हमारी वादा खिलाफी होगी। मैं जब चाहूँ तुम्हारे दिमाग में इजाज़त के बगैर आ सकता हूँ।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरी वादा खिलाफी भी होगी और मेरा ईमान भी जाएगा। हमें इखलाक की पाबंदियों में रहना चाहिए। वह शर्मिंदा होकर बोली, तुम दुरुस्त कह रहे हो। मैं तो यूं ही जज्बाती सी हो गई थी। सोनिया को इतने करीब महसूस करते हुए उससे मिलना चाहती थी। अब ऐसा नहीं सोचूंगी। तुम जाओ और जनाब शेख साहब को बता दो कि मेरा भेद खुलते खुलते रह गया है, मैं खैरियत से हूं। वो चली गई। मुझे उस तारीख कमरे में फिर 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो आंखें मेरे करीब आ रही थी। मैंने लेडी सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो अपनी आंखों पर एंटी डार्क आई लेंस पहन रही थी। इसके बाद वो भी कमरे में पहुंच गई। लेडी रोजीना ने कहा, माइकल गार्सन, हमें यकीन हो गया है तुम माइकल हो और रेड पावर वाले तुम्हें अपना आलाकार बनाना चाहते थे। खुदा का शुक्र अदा करो तुम्हारी जान बच गई, वरना मास्टर की के पास पहुंचते तो वो तुम्हें यूं अपाहिज बना देता कि जिंदगी बोझ बन जाती और मौत तुम्हारे करीब ना आती। लेडी सेक्रेटरी ने उसका तर्जुमा पेश किया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने तर्जुमा सुनने के बाद कहा, तुम्हें यकीन हो चुका है मैं वो नहीं हूं जिसकी तलाश थी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? लेडी रोजीना ने कहा, तुम जख्मी हो, ये जख्म भरने तक हमारे मेहमान रहोगे। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने चौंक कर अंधेरे में दीदे फैलाते हुए उसे देखने की कोशिश की, फिर पूछा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? उसकी चमकती हुई आंखें दूसरी तरफ घूम गईं, यानी वह घूमकर जा रही थी, अब नजर नहीं आ रही थी। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, तुम खुशनसीब हो। लेडी रोजीना तुम्हें अपना 10वां शौहर बना रही हैं। या हैरत, मैं जरा देर तक गुमसुम सा रहा। बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं मिला। फिर मैंने पूछा, 10वां शौहर? हाँ, हमारी लेडी जिसे पसंद कर लेती है उसे अपना शौहर बना लेती है, मगर? वो कहते कहते रुक गई। मैंने पूछा, मगर क्या? लेडी सेक्रेटरी मेरे करीब आकर बोली, तुमने वो हुस्नो शबाब रोशनी में देखा है? जरा देर के लिए सही, मगर देखा है। हाँ, बहुत खूब है। उसे जो देखता है उसी की तमन्ना में जीता है, उसी की तमन्ना में मर जाता है। तुम खुश नसीब हो, उसी की कुर्बत में मरने वाले हो। तुम पहेलियां बुझवा रही हो। सीधी और साफ बात सुनना चाहते हो तो सुनो, 10वें शौहर के बाद किसी दिन 11वां शौहर भी आएगा और वो भी खुश नसीब होगा। तुम साफ और सीधी बात नहीं कर रही हो। सीधी बात कर रही हूं, जब 10वां नहीं होगा तभी तो 11वां आएगा, जिस तरह 9वां नहीं रहा और 10वें तुम आए हो। इसका मतलब है मेरी शादी लेडी रोजीना से नहीं, मौत से होगी। मैं यकीन से नहीं कह सकती, मगर जो देखती आई हूं वो कह रही हूं। जो भी शौहर बनकर दुल्हन के कमरे में जाता है वो उसकी पहली और आखिरी सुहागरात होती है। इसके बाद वो नजर नहीं आता। वो सीधी और साफ बात कह रही थी, फिर भी वह गुफ्तगू समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो किसी को पसंद करती है तो क्या वो पसंद महज एक रात की होती है? क्या वो नॉर्मल नहीं है? मैंने उसकी जितनी बातें सुनी और उसका तर्ज अमल देखा, उससे वो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। अगरचे मुझे बेनकाब करने के लिए उसने जालिमाना बर्ताव किया था, मगर उसका तरीक़ाकार बताता था कि वो ज़हीन और चालाक है। फिर ये औरत ऐसी हमाकत क्यों करती है कि अपनी पसंद से शादी करे और शादी की रात को अपने शौहर के लिए आखिरी रात बना दे, फिर उस बेचारे का सुराग न मिल सके। लेडी सेक्रेटरी का दिमाग मुझे बता रहा था आज तक उसके 9 शौहरों का सुराग न मिल सका, ना ही उनकी लाशें मिली। सेक्रेटरी मेरी कुर्सी के पीछे आई। उस कुर्सी के पीछे एक बटन था, उसे दबाते ही मेरी हथकड़ियां खुल गईं। मेरे सीने पर जो बेल्ट बंधा हुआ था वो भी खुल गया। उसने कहा, तुम आज़ाद हो। चूंकि लेडी रोजीना के होने वाले शौहर हो, लिहाजा यहां सभी तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे, लेकिन तुम इस इमारत से बाहर नहीं जाओगे। मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने ये नहीं बताया कि इमारत से बाहर जाने का नतीजा क्या होगा। वैसे मैं समझ रहा था। उसके साथ चलते हुए कमरे से निकलकर बाहर आ गया। इतनी देर तक तारीकी में रहने के बायस बाहर की रोशनी आंखों में चुभने लगी। मैं नजरें झुकाए उसके साथ चलता हुआ इमारत के एक दूर उफ्तादा कमरे में पहुंचा। वो कमरा मेरे लिए मखसूस किया गया था। लेडी रोजीना की वो कोठी किसी महल से कम नहीं थी। मेरा कमरा खूबसूरती से सजाया गया था। मैं वहां पहुंचकर चारों तरफ घूमकर उसे देखता रहा। 4 खूबसूरत कनीजें मेरी खिदमत के लिए वहां मौजूद थीं। एक बूढ़ी औरत भी थी। उसने अपनी जुबान में सेक्रेटरी से कहा, मेहमान से कहो बिस्तर पर आराम से लेट जाए। सेक्रेटरी ने जब मुझसे कहा तो मैं बिस्तर पर लेट गया। पता चला ये वही लेडी डॉक्टर थी जिसने मेरे चेहरे और बाजू की जिल्द बड़ी बेरहमी से काटी थी। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, मैं आज़ाद हूं। लेडी डॉक्टर से कह दो अगर कोई जालिमाना सलूक हुआ तो सबसे पहले उसी की गर्दन तोड़ूंगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने दोबारा मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की, एक इंजेक्शन लगाया, खाने और पीने के लिए दवाएं दी। मैं सेक्रेटरी के जरिए उसकी बातें समझ रहा था। वो कह रही थी, ये जख्म जल्द ही भर जाएंगे। मैं बाकायदा दवाएं इस्तेमाल करता रहा तो 24 घंटे के बाद दूल्हा बनने के काबिल हो जाऊंगा। वो अपना फर्ज अदा करके चली गई। सेक्रेटरी ने कहा, मैं जा रही हूं। मेरी अदम मौजूदगी में तुम इन लड़कियों से बातें नहीं कर सकोगे, मगर अपनी खिदमत करा सकोगे। इन जख्मों की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। आंखें बंद करके आराम से लेटना चाहता हूं। सेक्रेटरी ने अपनी जुबान में लड़कियों से जाने के लिए कहा। सब चली गईं। उनके पीछे वो भी गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बिस्तर पर आकर लेट गया। बहुत ही आरामदेह बिस्तर था। मैंने इधर उधर देखा, फिर आंखें खुली रखते हुए ख्याल ख्वानी की परवाज की। पौमी को मुखातिब किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं।
क्या नई मुसीबत में फंस गए हो? कदम कदम पर इतनी मुसीबतें सामने आती हैं कि उनमें से कौन सी नई है समझ में नहीं आता। मैं नॉर्थ वैली के करीब आ गई हूँ, मुझे वहाँ का जोग्राफिया बताओ। मैं जो कुछ जानता था वो बताने लगा। इसके बाद कहा, अभी लेडी रोजीना के फॉर्म में दाखिल ना होना, तुम तुर्की जुबान नहीं जानती हो। वहाँ जितनी लड़कियां हैं सब यही जुबान बोलती और समझती हैं, अंग्रेजी किसी के पल्ले नहीं पड़ती। बोलना कोई ज़रूरी नहीं है ये मालूम करो। वहाँ कोई गूंगी लड़की है? यानी तुम गूंगी बनकर आना चाहती हो? मैं किसी तरह भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। पोम्मी, हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, तकदीर से नहीं लड़ सकते। तुमने देख लिया हम कितनी आसानी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे, फिर आते आते दूर हो गई। यहाँ कोई गूंगी लड़की है या नहीं ये मालूम करूंगा, मगर जल्दबाजी ना करना वरना हम सबको नुकसान पहुंचेगा। वह जवाबन कुछ कहना चाहती थी। मैंने कहा, सॉरी, मेरा यहाँ दिमागी तौर पर हाजिर रहना ज़रूरी है, मैं थोड़ी देर बाद राब्ता कायम करूंगा। मैं उससे राब्ता ख़त्म करके सोचने लगा, पोमी अगर नॉर्थ वैली के करीब रहेगी तो मेरे पास आने की धुन में कोई ना कोई गलती कर बैठेगी। वो द किलर का सर हासिल करने आई थी बड़ी कामयाबी से, दुश्मनों के दिलो दिमाग पर दहशत बनकर नक्श हो रही थी। लेकिन जब से मेरे करीब आने की बात चली थी उसका ध्यान अपने फर्ज से हट गया था। जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते रास्ते से हट जाता है वो भटकता रह जाता है। अगरचे मेरी भी तमन्ना थी कि वो मेरे पास आए, मैं उसे अपनी आंखों से देखूं, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। पुरस्कार सुपर मास्टर मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मिस्टर नोकू के जरिए उसका नाम, पता और टेलीफोन नंबर वगैरह मालूम कर चुका था। यह भी मालूम कर चुका था कि अगर उससे बराह रास्त राब्ता कायम ना कर सकूं तो किन जराए से उसके पास पहुंच सकता हूं। वो पुरस्कार शख्स जो एक अरसे से हमें उलझाता रहा, अपने आप को एक नाकाबिले फहम राज बनाकर हमारे लिए दुश्वारियां पैदा करता रहा, उसका नाम ग्राहम हार्डले था। वो वजारत खारजा के इस शोबे से ताल्लुक़ रखता था जिसका बज़ाहिर कोई वजूद नहीं होता। इस शोबे का जिक्र सिर्फ एक फ़ाइल में होता है और उस फाइल का उन्वान होता है टॉप सीक्रेट। वो इस इंतहाई खुफिया दारी का सुपर मास्टर कहलाता था। ये सुपर मास्टर का ओहदा बहुत से लोगों को मालूम था, लेकिन सुपर मास्टर कौन था ये कोई नहीं जानता था। अगर कभी मुल्की या गैर मुल्की मामलात में राजफाश होने की नौबत आती तो एक जूनियर सुपर मास्टर को मंजरेआम पर लाया जाता। असल सुपर मास्टर फिर भी पर्दा राज में रहता, मगर कोई इंसान किस हद तक पुरस्कार बन सकता है, कहाँ तक खुद को छुपा कर रख सकता है। वह सरकारी मामलात में पुरस्कार हो सकता है मगर उसकी निजी जिंदगी भी होगी। कोई भी शख्स किसी तय खाने में जाकर दुनिया वालों से खुद को छुपाकर एक तवील जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिंदगी गुजारने के लिए उसे इंसानों की दुनिया में किसी से मिलना पड़ता होगा, किसी से दो बात कहने की ज़रूरत पेश आती होगी, किसी खाना पकाने वाली और घर की सफाई करने वाले की ज़रूरत पड़ती होगी। दुनिया जहाँ के मामलात निपटाने वाला सुपर मास्टर तनहा दफ्तरी काम भी करता हो, खाना भी पकाता हो, अपने कपड़े भी धोता हो, इस्त्री भी करता हो और अपनी सारी ज़रूरियात खुद ही पूरी करता हो, तो ये मानने वाली बात नहीं है। उसके लिए किसी न किसी साथी की ज़रूरत पड़ती होगी, किसी न किसी से राब्ता कायम करना पड़ता होगा। ऐसे ही वक्त वो खुद को पुरस्कार बनाकर नहीं रख सकता। इस पुरस्कार सुपर मास्टर ने शादी नहीं की थी ताकि बीवी बच्चों को राजदार ना बनाना पड़े। जिस शानदार बंगले में वो रहता था वहाँ उसकी हैसियत सिर्फ एक बिजनेसमैन की थी जो अच्छा कमाता था और शान शौकत से ज़िंदगी गुजारता था। उस बिजनेसमैन का नाम ग्राहम हार्डले था, यही उसका असल नाम था। वो एक आम शहरी की जिंदगी गुजारता था, उसके नौकर चाकर थे। वो शाम को इवनिंग सूट पहनकर क्लबों में जाता था, अपना दिल बहलाता था। किसी से मुस्तकिल दोस्ती नहीं करता था, ख्वाह मर्द हो या औरत, आरजी दोस्ती होती। फिर वो उनसे कतरा जाता। अपने दोस्तों में अपने शहर में वो खुद गर्ज और मगरूर कहलाता था। ऐसा कहने वाले ये नहीं जानते कि ये एक सुपर मास्टर की मजबूरी है। मैंने रेड पावर के बॉस से राब्ता कायम किया, फिर कहा, मैं एक टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर डायल करो। जब दूसरी तरफ से कोई बात करे तो उसकी बात सुनकर रॉन्ग नंबर कह देना। उसने पूछा, ये किसका नंबर है? ये नंबर मुझे सुपर मास्टर तक पहुंचा देगा। बॉस ने खुश होकर पूछा, क्या वाकई? मैंने उसे नंबर बताया। वो रिसीवर उठाकर डायल करने लगा। रिसीवर उसके कान से लगा हुआ था और मैं उसकी खोपड़ी में बैठा हुआ था। जरा सी देर में दूसरी तरफ से किसी ने रिसीवर को उठाया, फिर कहा, हेलो। बॉस ने पूछा, क्या यहाँ मिस्टर विक्की वाइजमैन रहते हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, नो, रॉन्ग नंबर। बॉस को रॉन्ग नंबर कहने की ज़रूरत पेश नहीं आई। दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया गया। मैंने कहा, काफ़ी है। इसके साथ ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। दूसरी तरफ से बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो ग्राहम हार्डले का खास मुलाजिम था। वो मुलाजिम भी अपने मालिक को सुपर मास्टर की हैसियत से नहीं जानता था। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग में रहकर उसके मुतालिक मालूमात हासिल करता रहा। ग्राहम हार्डले कहीं जाने के लिए सूट पहन चुका था। आईने में खुद को देखते हुए मुलाजिम से कह रहा था, ड्राइवर से कहो गाड़ी पोर्च में ले आए। मुलाजिम चला गया, मैं वहीं रह गया। एक मुद्दत के बाद इस पुरस्कार शख्स का दिमाग रहने को मिला था। इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो योगा का माहिर होगा।
अगर ऐसा होता तो मास्टर की तरह चैलेंज करता, यूं बरसों छुप कर ना रहता। उसे छेड़ने की जरूरत नहीं थी, वो बहुत अहम शख्स था। मैं उसके दिमाग से बड़ी अहम मालूमात हासिल कर सकता था। सबसे पहले मैंने द किलर के मुतालिक मालूमात हासिल की। मिस्टर नोकू का किला सबसे ज्यादा महफूज था। सुपर मास्टर के ख्याल के मुताबिक पोमी बड़ी मुश्किल से मिस्टर नोकू की इजाजत हासिल करके उस किले में दाखिल हुई थी और अपनी खुशकिस्मती से निकल आई थी, वरना वहां ना तो कोई जा सकता था और ना जाने के बाद बाहर आ सकता था। अब पोमी के लिए यह भी मुमकिन ना था, उसे दोबारा वहां दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलती। वह उधर का रुख करती तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता। ये सुपर मास्टर के ख्यालात थे और उसे यकीन था कि द किलर फिर उस किले में रहेगा, तो पोमी या फरहाद को इसकी हवा भी नहीं लगेगी और ना ही फरहाद ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में पहुंच सकेगा। मिस्टर नोकू को गोली मार देने के बाद अब कोई दूसरा उसके दिमाग को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल कर रहा था। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पोमी ने एक बार द किलर को किले के उस कैद खाने में देखा था जहां बहुत सी औरतें कैद की गई थी और जहां पोमी को भी कैद किया गया था। उसके बाद द किलर अचानक गायब हो गया। मैंने मिस्टर नोकू के दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहा, ऐसा कौन सा खुफिया रास्ता है जहां से उसे निकालकर महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया गया था। इसका जवाब मिस्टर नोकू के पास नहीं था, अगरचे वो इस किले में हुक्मरानी करता था, लेकिन सुपर मास्टर ने उसे वहां का हुक्मरान बनाया था। मिस्टर नोकू स्याह सफेद का मालिक था, लेकिन उस खुफिया रास्ते का इल्म उसे नहीं था। अब मैं पुरस्कार सुपर मास्टर के दिमाग में रहकर खुफिया रास्ते के मुतालिक मालूम कर रहा था। इसी रास्ते से द किलर को दोबारा किले में पहुंचा दिया गया था और जो शख्स उसके दिमाग को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल कर रहा था, उस शख्स को आर्जी तौर पर किले का मुंतज़िम आला बना दिया गया। वहां के लोग उसके हुक्म की तामील करने लगे। मैं उस किले में रहने वालों के दिमागों तक पहुंच चुका था, लिहाजा वहां बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियां अमल में आई थीं। मुसल्लह अफराद उस किले से निकाल दिए गए थे, नए अफराद लाए गए थे। सख्ती से यह हुक्म दिया गया था कि एक अजनबी इस किले में दाखिल न होने पाए। यकीनन सुपर मास्टर ने बड़ी चालाकी से काम लिया था। एक तो हम द किलर के मुतालिक ये सोच नहीं सकते थे कि दोबारा उसे किले में छुपा कर रखा जाएगा। दूसरा, उसने किले में दाखिले का हर रास्ता बंद कर दिया। न पोमी जिस्मानी तौर पर जा सकती थी, ना मैं दिमागी तौर पर पहुंच सकता था। मैंने पोमी से कहा, तुम्हें फिर मिस्टर नोकू के किले में जाना होगा। उसने चौंक कर पूछा, क्या द किलर वहां है? दोबारा वहां पहुंचाया गया है। क्या उस किले में दोबारा दाखिल होना मुमकिन है? मैंने खुफिया रास्ता मालूम कर लिया है। तुम अपने मौजूदा मुकाम को छोड़ दो, वहां से चल पड़ो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। वह फौरन ही रवानगी की तैयारियां करते हुए बोली, मुझे किस सिमत जाना है? तुम रेड पावर के बॉस की तरफ जाओ, रास्ते में उसके आदमी मिलेंगे, वो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वो खुफिया रास्ता शुरू होता है। मैंने बॉस से राब्ता कायम करते हुए कहा, मैं एक जगह की निशानदेही कर रहा हूं। मिस्टर नोकू का किला जिस पहाड़ी पर है उसके दामन में तकरीबन 4 मील के फासले तक जो जंगलात हैं, क्या वहां आपका गुजर कभी हुआ है? मैं उस तरफ कभी नहीं गया, लेकिन नक्शे के जरिए मैं उस जगह तक पहुंच सकता हूं जहां की आप निशानदेही करेंगे। उस पहाड़ी के दामन में शुमाल की तरफ 6 मील तक घने जंगलात हैं। वहां सुरख ईंटों से बना हुआ एक रेस्ट हाउस है जहां सिर्फ हुकूमत के आला अफसरान क्याम कर सकते हैं। मैं समझ गया, हमारे आदमी अक्सर उधर से गुजरते रहते हैं। एक बार मेरे एक खास मातियत उस रेस्ट हाउस में क्याम करना चाहता था, मगर उसे इजाज़त नहीं मिली। मैंने कहा, हुकूमत के आला अफसरान को भी वहां क्याम करने की इजाज़त नहीं मिलती, वो नाम के लिए गवर्नमेंट रेस्ट हाउस कहलाता है। जनाब, क्या वहां कोई खास बात है? हाँ, अपने आदमियों से कहो वो पोमी को वहां तक पहुंचा दें, वो तुम्हारी तरफ आ रही है। मैं अभी अपने आदमियों को रवाना कर रहा हूं। वो अपने खास मातियतों को उस रास्ते पर रवाना करने लगा जिधर से पोमी आ रही थी और उन्हें बता रहा था कि उसे कहां पहुंचाना चाहिए। इसके बाद उसने पूछा, जनाब, अगर किसी खास मरहले से गुजरना हो तो मुझे बता दीजिए ताकि ज़रूरी इंतजामात किए जा सकें। वह नोकू के किले तक पहुंचने का खुफिया रास्ता है। रेस्ट हाउस महज दिखावे के लिए है, वहां सुपर मास्टर के हुक्म के बगैर कोई जा नहीं सकता। रेस्ट हाउस का इंचार्ज और 2 मुहाफिज वहां मुस्तकिल रहते हैं। उस जंगल से गुजरने वाले किसी भी मुसाफिर को उधर ठहरने की इजाज़त नहीं देते। मैं समझ गया, इस रेस्ट हाउस के किसी कमरे से ज़मीन दोज रास्ता उस किले तक जाता होगा। हाँ, एक कमरा ऐसा है जिसके मुतल्लिक उस रेस्ट हाउस का इंचार्ज और उसके मुसल्लह बॉडीगार्ड्स भी कुछ नहीं जानते। वो कमरा हमेशा मुकफ्फल रहता है। अगर उसे खोल दिया जाए तब भी किसी को यह नहीं मालूम होगा कि किस तरह उसके फर्ज से ज़मीन दोज रास्ता नमूदार होता है। बॉस ने कहा, जब द किलर उस रास्ते से आता जाता होगा तो इंचार्ज को ज़रूर शुबा होगा कि वह आने जाने वाला कहाँ गायब हो जाता है। वो रेस्ट हाउस में दाखिल होता है, फिर नज़र नहीं आता। शुबा हो सकता है, लेकिन रेस्ट हाउस के पीछे घना जंगल है। यह तासुर दिया जाता है कि द किलर खुफिया तौर पर पिछले रास्ते से चला जाता है। जब ज़रूरत होती है तो रेस्ट हाउस में वापस आ जाता है। बॉस ने पूछा, क्या सुपर मास्टर रेस्ट हाउस के उस इंचार्ज से राब्ता कायम नहीं करता होगा? ऐसे वक्त जब पोमी वहां जाएगी और खुफिया रास्ते से गुजरती रहेगी, इस दौरान सुपर मास्टर ने अपने इंचार्ज से राब्ता कायम कर लिया तो क्या होगा?
तुम्हारे आदमी जो पौमी के साथ जाएंगे वो उस रेस्ट हाउस के इंचार्ज से रस्मी गुफ्तगू करेंगे। मैं उसके लबो लहजे को याद रखूंगा। इसके बाद तुम्हारे आदमी उन तीनों को ठिकाने लगा देंगे और रेस्ट हाउस में उनकी जगह रहेंगे। पौमी को कितने आदमियों की ज़रूरत पेश आएगी, उसके साथ किले में जितने भी आदमी जाएं कम हैं। सबको पूरी तरह मुसल्ला होना चाहिए, सिर्फ स्टेन गनों से काम नहीं चलेगा। आप इत्मीनान रखें, ऐसे ऐसे मौलिक हथियार होंगे कि किले के मुसल्ला मुहाफिजों के होश उड़ जाएंगे। जब पौमी कामयाब होगी और वहां से निकलना चाहेगी तो उसके लिए एक हेलीकॉप्टर लाजमी है। यूं तो यहाँ की सरकार ने हमारे हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों पर परवाज की पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन मैं ब्लैकपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा दूंगा। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। पौमी के पास थोड़ी देर तक रहा। जब बॉस के आदमी उसे मिल गए और रेस्ट हाउस की तरफ उसे ले जाने लगे तो मैं सुपर मास्टर ग्राहम हार्डले के पास पहुंच गया। उसमें ऐसी बेशुमार खूबियां थी जिनके बायस वो सुपर मास्टर बनाया गया था। सबसे पहली और नुमाया खूबी उसकी जहानत और हाजिर दिमागी थी। उसकी याददाश्त बहुत मुस्तहकम थी। दुनिया के किस मुल्क में क्या हो रहा है और तकरीबी कार्रवाई करने, वहां की हुकूमत को कमज़ोर बनाने या उस हुकूमत को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने के सिलसिले में कैसे मंसूबे बनाने चाहिए और उन मंसूबों पर किस तरह अमल करना चाहिए, ये सारे हथकंडे वो खूब जानता था। दुनिया के नक्शे में जितने ममालिक हैं वो हर मुल्क और हर शहर के जुराइम पेशा अफराद को अच्छी तरह जानता था, जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, अपने इलाकों में दादा बनकर रहते हैं, बैंकों में डाके डालती हैं। ऐसे मुजरिमों की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। इसके बरक्स बैनुल अक़वामी सतह पर जो लोग हर मुल्क के कानून की आंखों में धूल झोंकते थे और तरह तरह के कारनामे अंजाम देते थे, ऐसे जुराइम पेशा लोग सुपर मास्टर की याददाश्त में महफूज रहते और वह हर मुमकिन तरीके से उन्हें अपने ज़ेरे असर लाकर बड़ी से बड़ी मुराद देकर अपना आलाकार बनाता। फिर ये आलाकार उसके इशारों पर किसी भी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए भरपूर तकरीबी कार्रवाइयाँ करते रहते। उससे पहले जितने सुपर मास्टर आए उन्होंने मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ग्राहम हार्डले ने पहुंचाया है। मेरे तमाम साथियों को कोमा में पहुंचाने की मनसूबाबंदी इसी की थी। इसी ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चालें चली थी कि मेरे तमाम साथी एक के बाद दीगरे उसके जाल में फंसते चले गए। मैंने एक अलहदा ममलिकत बनाने की कोशिश की। वादी काफ में मेरी एक कोशिश कामयाब होने वाली थी, लेकिन उसने पूरी वादी को तबाह कर दिया। उसकी प्लानिंग से सबाता ख़त्म हो गई। मरजाना मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। मेरा जानिसार भाई सज्जाद अली तैमूर कोमा में रहकर ख़त्म हो गया। रसवंती ना जवान रही, ना बच्ची, ना जिंदा रही, ना मुर्दा। वो बाबा साहब के दायरे में नीम पागल औरत की सी जिंदगी गुजार रही है और अभी तक ज़ेर इलाज है। इसी ग्राहम हार्डले के बायस मेरा लखते जिगर पारस मुझसे बिछड़ गया। मैं नहीं जानता वो जिंदा भी है या नहीं। अगर है तो कहाँ है? क्या वो कभी मुझे मिल सकेगा? क्या मैं अपने बेटे को कभी अपनी आंखों से देख सकूंगा? पता नहीं तकदीर क्या तमाशे दिखाने वाली थी, लेकिन मुझे तमाशा दिखाने के लिए मेरे प्यारों का ये कातिल मेरे हाथ आ गया था। मैं इसे आसानी से मारना नहीं चाहता था। इसके साथ ऐसे तमाशे करना चाहता था कि इसके बाद आने वाले सुपर मास्टर भी मेरा नाम सुनकर अपने कान पकड़ते रहें। वो कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। ड्राइवर कार चला रहा था। वो सिर्फ ड्राइवर नहीं, उसका बॉडीगार्ड भी था। जूडो कराटे में अपना सानी नहीं रखता था। कोई भी आतिशी असला हाथ में हो तो हैरत अंगेज निशानाबाजी का मुजाहरा करता। आंख बंद करके हल्की सी आहट पर आवाज़ की सिमत सच्चा निशाना लगाता। सुपर मास्टर ने इतना ज़बरदस्त बॉडीगार्ड मेरे लिए नहीं, अपने दूसरे अनजाने दुश्मनों के लिए रख छोड़ा था। मेरे मुतल्लिक तो उसे यकीन था कि कभी उसका सुराग नहीं लगा सकूंगा। उसकी गाड़ी एक खूबसूरत से बंगले के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। ड्राइवर ने अपनी सीट से उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। इसके साथ ही बरामदे का दरवाज़ा खुला। एक हसीनो जमील औरत बाहर आई। उसने सुपर मास्टर को देखते ही दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, ओह ग्राहम, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो। तुमने 6:15 पर आने के लिए कहा था और ठीक उसी वक्त आए हो। सुपर मास्टर ने कार से उतरते हुए मुस्कुराकर उसे देखा, फिर उसके बाजू में हाथ डालकर बंगले के अंदर जाने लगा। ड्राइवर उनके पीछे हो गया। उस हसीना ने पूछा, क्या तुम्हारा ये बॉडीगार्ड हमारी तन्हाई में मौजूद रहेगा? सुपर मास्टर खामोश था। उसने अब तक एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। उसकी जगह बॉडीगार्ड ने कहा, मैं पहले कमरे में पहुंचकर वहां का जायजा लूंगा, उसके बाद बाहर चला जाऊंगा। वो बोली, तुम 2 घंटे पहले मेरे बंगले में आकर अच्छी तरह जायजा ले चुके हो। आखिर तुम लोग इतने मोहतात क्यों हो? बॉडीगार्ड ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। 2 घंटे पहले मैंने 2 मुलाजिम देखे थे, वो नज़र नहीं आ रहे। वो मुस्कुराकर बोली, मिस्टर ग्राहम आने वाले थे इसलिए मैंने उनकी छुट्टी कर दी। वो एक बेडरूम में आ गए। बॉडीगार्ड चारों तरफ घूम घूम कर एक एक चीज़ का जायजा लेने लगा। वो कभी अलमारी के पीछे झांक कर देखता, कभी पलंग के नीचे झुक कर देखता। उसने टेबल लैंप और टेलीफोन वगैरह को उठाकर देखा। किसी के नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं छुपाई गई थी जिससे उसके मालिक ग्राहम हार्डले को नुकसान पहुंचता। मैंने शीबा की तरफ परवाज़ की। पता चला उसका दिमाग ख्वाबीदा और कमज़ोर पड़ गया है। मैंने जनाब शेख साहब से पूछा, शीबा को क्या हो गया है? वो तनवीमी अमल के आखिरी मरहले से गुजर रही है। कुछ देर पहले उसके दिमाग में ये तौर तरीके नक्श करा दिए गए हैं।
कि किन हालात में किस तरह हाजिर दिमागी से काम लेना चाहिए। जब वो तनवीमी नींद पूरी कर लेगी तो ज़िंदगी के अमली मैदान में कदम रखने के काबिल हो जाएगी। हम उस पर एतमाद कर सकेंगे, फिर उसे बड़ी राजदारी से तुम्हारी तरफ रवाना कर देंगे। मैं उससे पूरी इसरार सुपर मास्टर के साथ लगा हुआ हूँ। मैं चाहता था शीबा भी उसके लबो लहजे को याद रखे। बहरहाल जब वो तनवीमी नींद से बेदार होगी तो मैं उसे सुपर मास्टर के पास पहुंचा दूंगा। मैं फिर उसके पास पहुंच गया। उस वक्त तक उसका बॉडीगार्ड बेडरूम की अच्छी तरह तलाशी ले चुका था। उसने वहां से जाते हुए दरवाजे के पास रुककर उस हसीना को देखा, फिर कहा, मिस कैली, मैं बाहर मौजूद रहूंगा। ये बात ना भूलना कि मिस्टर ग्राहम गूंगे हैं।